दोस्तों, बिग सोचो में खुशामदीद। टाइटैनिक के डूबने की कहानी आप में से शायद ही कोई ना जानता हो। ये अजीमुशान बहरी जहाज 1912 में अपने पहले ही सफ़र में डूब गया था और इस हादसे में 1,500 से ज़ायद लोग मारे गए थे। हादसे में मारे जाने वाले लोगों में इस जहाज़ के डिज़ाइनर थॉमस एंड्रयूज़ भी शामिल थे, जो अपने ही डिज़ाइन के हाथों मार खा गए। लेकिन ये वाहिद इंसान नहीं जो अपनी तैयार करदा एक ज़बरदस्त चीज़ के हाथों मारे गए। इंसानी तारीख में ऐसी बहुत सी कातिल इजादात हैं जिन्होंने अपने ही मोजिद की, अपने ही बनाने वाले की जान ले ली। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कातिल इजादात या चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनकी ईजाद से उनके मोजिद या उनकी तैयारी के बाद उनके तैयार करने वाले ही नहीं रहे। सबसे पहले आपको बताते हैं ऑस्ट्रियन निजाद फ्रांसीसी मोजिद फ्रांस रेचेट के बारे में। दोस्तों, 20वीं सदी के शुरू में हवाई जहाज़ के सफ़र और इसके हादसात की खबरें आए रोज़ अखबारात में छपती थीं। रिचर्ड हवाई जहाज़ की इब्तदाई तरक्की से बहुत मुतासिर थे, लेकिन वो हादसात का शिकार होने वाले हवाई जहाज़ के पायलट्स की जान बचाने में मदद करना चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे अगर जहाज़ को कोई हादसा पेश आ भी जाए तो भी पायलट की जान महफूज रहे। फ्रांस रेचेट एक दर्जी थे, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा पैराशूट सूट तैयार किया जाए जो पायलट फ्लाइट के दौरान पहन ले, और अगर कोई हादसा पेश आ भी जाए तो पायलट जहाज से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ले। क्योंकि उसने वो पैराशूट सूट पहना होगा, इसलिए उसकी जान बच जाएगी। अब हुआ यूं कि अपने इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए रेचेट ने पैराशूट सूट की सिलाई शुरू कर दी। 1910 में वो पैराशूट सूट तैयार करने के इब्तदाई मराहिल में थे। उन्होंने एक बार एक सूट तैयार करके एक डमी पर एक्सपेरिमेंट भी किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और वो डमी तेजी से ज़मीन पर जा गिरी। फिर एक बार उन्होंने अपना तैयार करदा पैराशूट सूट पहनकर थोड़ी ऊंचाई से छलांग लगाई, लेकिन ये तजुर्बा भी नाकाम रहा और उल्टा रेचेट की टांग टूट गई। लेकिन फिर भी वो नाउम्मीद नहीं हुए। उन्होंने कहा, मैंने 25 मीटर से छलांग लगाई है, इसलिए नाकाम हुआ हूँ। अगर 100 मीटर या कम से कम 50 मीटर की बुलंदी से ये तजुर्बा करता तो नताइज कुछ और होते। खैर दोस्तों, उन्होंने अपने बनाए गए इस सूट को मजीद बेहतर से बेहतरीन बनाने में दिन रात एक कर दिए। एक बार रिचर्ड ने फ्रांसीसी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा, मेरा तैयार करदा ये पैराशूट सूट बुनियादी तौर पर आधा वाटर प्रूफ कपड़े और आधा रेशम से बनाया गया है, और इसमें रॉड्स और बेल्ट्स इस तरह लगाई गई हैं कि इसे छलांग लगाते वक्त आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा दोस्तों, फिर यूं हुआ कि एरो क्लब डी फ्रांस, जो फ्रांस में फ़ज़ाई नकलो हरकत की हौसला अफजाई के लिए बनाई गई एक सोसाइटी थी, उसने एक दिन आम लोगों के लिए एक दिलचस्प इनाम की पेशकश कर दी। इस सोसाइटी ने ऐलान किया कि जो कोई भी हवाबाजों के लिए 25 किलोग्राम से कम वजन का हिफाजती पैराशूट बनाएगा, उसे 10,000 फ्रैंक्स इनाम दिया जाएगा। इस इनाम की पेशकश के बाद रिचर्ड और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। अब वो अपने बनाए पैराशूट को काफ़ी ऊंचाई से टेस्ट करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका ये पैराशूट प्रवास के दौरान मददगार तो रहेगा और तजर्बा कामयाब होगा। उन्होंने अपने पहले एक्सपेरिमेंट के लिए एफल टावर का इंतखाब किया। इसके लिए रिचर्ड ने पेरिस पुलिस से लॉबिंग शुरू कर दी कि उसे एफल टावर से छलांग लगाकर अपने बनाए गए पैराशूट को टेस्ट करने दिया जाए। वो बार बार ये दरख्वास्त करते रहे और फिर 1 साल बाद पेरिस की इंतज़ामिया ने उन्हें इजाज़त दे दी। 4 फरवरी 1912 की सुबह फ्रांस रेचेट सुबह 7 बजे एफल टावर पर पहुंचे, लेकिन रेचेट अपने साथ कोई डमी नहीं लाए थे, क्योंकि वो खुद सूट पहनकर छलांग लगाने के लिए तैयार थे। वहाँ मौजूद उनके दोस्तों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसा ना करें, आपने तजर्बा करना ही है तो किसी डमी पर कर लें, खुद इतनी बुलंदी से मत कूदें। लेकिन रेचेट ने किसी की ना सुनी। वो बहुत पुरुमीद थे कि उनका पैराशूट सही काम करेगा। पैराशूट सूट तो वो पहने हुए थे, अब अगला मरहला एफल टावर पर चढ़ने का था। तो इसके लिए उन्होंने टावर के पहले प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया, जो ज़मीन से तकरीबन 200 फीट बुलंद है। पेरिस की ठंडी सुबह 8:22 पर रेचेट एफल टावर के पहले प्लेटफॉर्म के किनारे के साथ एक छोटी सी मेज़ पर खड़े थे। उन्होंने अखबार से थोड़ा सा कागज़ फाड़ा और इससे हवा की सिमत का अंदाज़ा किया। फिर नीचे बर्फीली ज़मीन की तरफ देखा और छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही पैराशूट उनके गिर्द लिपट गया और वो जमी हुई घास पर आन गिरे। लोग भागते हुए करीब पहुंचे। उनके नाक और मुंह से खून बह रहा था। वो बर्फीली नरम ज़मीन में 6 इंच धंस चुके थे। लोगों ने उनकी मदद करना चाही, लेकिन वो अपने ही तैयार करदा सूट के हाथों फना हो चुके थे। उनका बनाया गया पैराशूट दरअसल थोड़ी सी गलत डिज़ाइनिंग की वजह से उनका कातिल निकला था। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तुर्की का मशहूर शहर कैपाडोशिया है। इस शहर की फ़ज़ा में ये बड़े बड़े गुब्बारे उड़ते नज़र आ रहे हैं।
जब भी कोई तुर्की जाता है तो इस शहर का विजिट करता है या करना चाहता है ताकि इन्हीं गुब्बारों में बैठकर तुर्की के आसमान में प्रवास की जा सके। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया के पहले हॉट एयर बैलून को ईजाद करने वाले पेट्रे दे रोज़ियर अपनी ही इस ईजाद के हाथों मारे गए थे। तो माय क्यूरियस फेलोज किस्सा कुछ यूं है कि फ्रांसीसी कीमियादान, केमिस्ट, हवाबाजी के पहले चंद अलंबरदारों में से एक थे। उन्होंने 1785 में अपने ही डिज़ाइन करदा गुब्बारे की मदद से इंग्लिश चैनल, जो बहरे ओकियानूस का हिस्सा है और जनूबी इंग्लैंड को शुमाली फ्रांस से अलग करता है, उसे अबूर करना चाहा। उन्होंने इस गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस और गर्म हवा दोनों का इस्तेमाल किया था। रोज़ियर अपने एक साथी के साथ इस गुब्बारे में सवार हुए, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि बमुश्किल 5 किलोमीटर का फासला ही तय हुआ था कि उनके गुब्बारे में आग लग गई, जिसकी वजह से वो फट गया और क्रैश लैंडिंग की वजह से मौका पर ही रोज़ियर की मौत हो गई। दोस्तों, अब आपको बताते हैं अमेरिका के एक मशहूर मोजिद की कहानी जिन्होंने वेब प्रिंटिंग प्रेस ईजाद की थी और इनकी इसी ईजाद ने एक दिन उनकी जान ले ली। विलियम बॉलक ने लेथ कटिंग, कॉटन प्रेस, सीड प्लांटर और ग्रेड ड्रिल बनाकर बहुत शोहरत हासिल की, लेकिन वो प्रिंटिंग प्रेस को मज़ीद बेहतर भी बनाना चाहते थे और इसी के लिए अब काम कर रहे थे। उन्होंने एक वेब रोटरी प्रेस बनाया जिसमें कागज़ के बड़े बड़े रोल्स डाले जाते थे और वो खुद ब खुद खुलकर मशीन के ज़रिए प्रिंट होते रहते थे। इससे पहले पेपर्स को खोलने के लिए इंसानी मदद दरकार होती थी, लेकिन विलियम की इस वेब रोटरी मशीन ने प्रिंटिंग के लिए बहुत आसानी कर दी। ये प्रिंटिंग प्रेस 4 सफ़ात पर मुश्तमिल 8000 शीट्स एक घंटे में प्रिंट कर लेती थी। बाद में मज़ीद बेहतरी की वजह से इसकी रफ्तार 30,000 शीट्स फी घंटा तक बढ़ा दी गई। फिर हुआ यूँ दोस्तों कि 1867 में वो अपने इसी प्रेस पर काम कर रहे थे कि इसका एक बेल्ट फंस गया। उन्होंने बजाय मशीन बंद करके बेल्ट को ठीक करने के चलती मशीन को लात मारी ताकि बेल्ट वापस अपनी जगह पर आ जाए, लेकिन मशीन तो लात मारने से ठीक क्या होती, इनकी अपनी टांग मशीन में फंस गई और मशीन ने इसे बुरी तरह कुचल कर रख दिया। वहाँ मौजूद उनके साथियों ने मशीन से उनकी टांग तो निकाल ली, लेकिन जाहिर है वो बुरी तरह ज़ख्मी हो चुके थे। डॉक्टर्स ने उनकी टांग बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ज़ख्म बिगड़ गया। डॉक्टर्स ने उनकी टांग काटने का फैसला किया और इस ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत वाक़या हो गई। दोस्तों, होरेस हेनले अमरीकी खाना जंगी के दौरान कन्फेडरेट मेरीन इंजीनियर थे। उन्होंने इब्तदाई तौर पर हाथ से चलने वाली आबदोज़ें तैयार की। 1864 में उनकी बनाई गई आबदोज़ H.L. हेनले तारीख की वो पहली लड़ाका आबदोज़ थी कि जिसने किसी बहरी जहाज़ को डुबोया था। ये कारनामा इस आबदोज़ ने सबमरीन ने अमरीकी खाना जंगी के दौरान सर अंजाम दिया, लेकिन वो कामयाबी के साथ अपनी मंजिल पर वापस नहीं पहुंच पाई, क्योंकि एक गोता लगाने के दौरान आबदोज़ का अगला हिस्सा समंदर में नीचे फंस गया और इसी वजह से इसमें मौजूद तमाम 8 अफराद मारे गए, जिनमें खुद रॉसन हेनले भी शामिल थे। मैक्यूरस फेलोज फिजिस्ट और केमिस्ट लुइस लॉटन अमेरिका के एक प्रोजेक्ट मैनहट्टन के लिए काम कर रहे थे। यह अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाने का मंसूबा था। एक दिन वो प्लूटोनियम कोर के दोनों हिस्सों को जोड़ने का अमल अपने साथियों को दिखा रहे थे। इस तजर्बे को टिकलिंग द ड्रैगन टेल कहा जाता था। ये पहले भी अक्सर तजर्बा करते रहते थे, लेकिन इस रोज़ उनके हाथ से स्क्रू ड्राइवर निकल गया, जिससे ये दोनों हिस्से मिले और ज़बरदस्त ताबकारी पैदा हुई। स्लॉटन इन ताबकारी शुआओं की जद में आ गए और इस पर उनका फौरी असर हुआ। उनका हाथ जल गया, मुंह का जायका कड़वा हो गया। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उनकी तबीयत बिगड़ गई। अंदरूनी सोजिश, जहनी उलझाव और जिस्म पर छाले निकल आए। उनके दोनों हाथ भी सूज चुके थे, यहाँ तक कि उनके जिस्म ने काम करना ही छोड़ दिया और यूं 35 साला साइंसदान लुइस लॉटन अपने काम के दौरान एक तजर्बा करते हुए जान की बाजी हार गए। दोस्तों, नोबेल इनाम याफ्ता मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियम और पोलोनियम की दरियाफ्त की थी, उनकी ये दरियाफ्त कैंसर के इलाज के लिए बहुत मददगार साबित हुई। इसी की वजह से उन्हें नोबेल इनाम दिया गया, लेकिन अफसोस कि उनकी यही दरियाफ्त उनकी मौत की वजह भी बनी। हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने अपनी इस दरियाफ्त के लिए कई साल तक ताबकारी मवाद पर काम किया था। इन्हीं ताबकार शुआओं के असरात उनके जिस्म पर पड़ते रहे और वो इसका शिकार हो गई। इस मर्ज में बॉडी नए ब्लड सेल्स बनाना ही छोड़ देती है। दोस्तों, इसी बीमारी में 4 जुलाई 1934 को इनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये उन मेकर्स की कहानी है, उन इन्वेंटर्स की कहानी है जिनकी मौत उसी चीज़ की वजह से हुई जो उनका फ़ख्र था, जो उनके हाथों से तैयार हुई थी। दोस्तों, आपको हमारी ये ट्रेजेडी वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं।